नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 1 अप्रैल के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल का। तो आज के न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट एडिटोरियल में नहीं है जो हम डिस्कस करें। काफ़ी ट्रिवियल न्यूज़ है। ये एक पाकिस्तान से रिलेटेड आर्टिकल है, जो कि आप जान रहे हैं पाकिस्तान में फिर से गवर्नमेंट चेंज होने का टाइम आ गया है। इन केस प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहा है, ऐसा जब भी गवर्नमेंट नहीं चेंज हो रही है। एंड 2023 में इलेक्शन ड्यू है वहाँ। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में अगेन जो वहाँ पॉलिटिकल पावर और डिफेंस फोर्सेस का नेक्सस है, जो कि पावर इम्बैलेंस क्रिएट करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो डिफेंस फोर्सेस की साइड से क्रिएट होता है। तो उसी पर ये आर्टिकल लिखा गया है। और यहाँ पर उन्होंने, जो राइटर ने मेंशन किया है कि पाकिस्तान की जो कई प्रॉब्लम थी, जैसे कि इकोनॉमी का काफ़ी तरीके से हाई इन्फ्लेशन आ गई, फॉरेन रिजर्व नहीं बचे हैं, डेट बन गया है कंट्री के ऊपर। ओके, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी के चलते भी वो भी काफ़ी ख़राब उन्होंने परफॉर्म किया। उस पर उन्होंने सऊदी अरेबिया को एक तरीके से सऊदी अरेबिया के साथ डिफरेंस क्रिएट कर लिए। देन उन्होंने भी रिसेंटली अपने इस पूरे जो एक तरीके से जो पावर शिफ्ट हो रहा है, उसके लिए उन्होंने यूएस को जिम्मेदार ठहराया। तो इन सब के चलते यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें काफ़ी बिगड़ चुकी हैं डिफेंस फोर्सेस के बीच में, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बीच में। और यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म भी काफ़ी बढ़ा हुआ है पाकिस्तान में। तो इन रीजंस की वजह से फिर से वहाँ पर पार्टी चेंज हो रही है। और शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं, में भी यही पावर लेंगे। तो यहाँ पर कहने की बात यही है कि सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की वजह से कई सारे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है, एंड विच इज़ डेट्रीमेंटल, हमारे एक नेबर के लिए भी बहुत डेट्रीमेंटल है। और ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो पाकिस्तान की तरफ से जनरल बजवा का भी चाहना था कि इंडिया के साथ थोड़ा सा नॉर्मेलसी आए, बट वो भी नहीं हो रही है। कुछ उसमें इमरान खान साहब का भी देन है, इनके कॉन्टिन्यूस रिमार्क्स और उनके कारण। तो इसके चलते यहाँ पर बात करी गई है, और एक इंडिया को सलाह भी दी गई है ट्रेड रिज्यूम करने के लिए, कि अगर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी मिलती, क्योंकि इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को भी काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनकी कंट्री में काफ़ी इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं। तो ये मोटा मोटा यही आर्टिकल है। और इसके बारे में, ये ट्रेड से रिलेटेड कल हमने आर्टिकल डिस्कस किया, तो उसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे। तो अगर आपको लेना हो तो आप पीछे से लेके उसे डिस्कस कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। ओके, तो ये आर्टिकल था हमारा इंडिया पाकिस्तान। अब इसके बाद देखिए, लॉयर हु स्कोर्ड सिक्सेस। यहाँ पर एक लॉयर की तारीफ करी गई है कि ये आर्टिकल हमारे इंपॉर्टेंस का नहीं है। देन अगेन यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है, नॉट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। अनएक्सेप्टेबल टोल्स, ये भी एक तरीके से अगेन एक सैनिटेशन वर्कर की डेथ हुई है। तो ये बहुत ट्रिवियल इश्यूज हो गए हैं, कॉन्टिन्यूसली रिपीट होते हैं। ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से सच इंपॉर्टेंट नहीं है। वल्नरेबल सेक्शन में आएगा ये पार्ट, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये आपका होमवर्क है, बट इतना कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। यहाँ पर कुछ बिहार से लेकर न्यूज़ आई है, बट अगेन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपके नेशनल इंपॉर्टेंस, आपके यूपीएससी सिलेबस से ओवरलैप नहीं करता है टॉपिक कहीं भी। सो इंडस्ट्री हम इसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक अगला आर्टिकल आया है, डेथ ऑफ अ डॉक्टर फोर्टुड। देखिए, अब इसमें एक इन्होंने एक जो पॉइंट यहाँ पर राइटर ने रेस किया है, ये एक्चुअली में एम्स के प्रोफेसर हैं। यहाँ पर उन्होंने पॉइंट रेस किया है कि कई बार ऐसा होता है कि मिसकंसेप्शन के चलते, जो अगर किसी ऑपरेशन या किसी सर्जरी में अगर किसी पेशेंट की जान चली जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, कुछ कैसे भी कारण हो सकते हैं कि कई बार केसेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ओके, तो उसके चलते यहाँ पर बोला गया है कि डॉक्टर्स को ट्रॉमेटाइज किया जाता है। एंड देन यहाँ पर एक सुसाइड का केस आया है डॉक्टर अर्चना शर्मा का। तो उसको लेकर ये आर्टिकल ने, राइटर ने आर्टिकल लिखा है कि ये सिचुएशन हमारी कंट्री में अच्छी नहीं है डॉक्टर्स के लिए। ऑलरेडी हमारी कंट्री में जो डॉक्टर्स का जो रेशियो है वो ऑलरेडी काफ़ी डिक्लाइनिंग रेट पर है, और कोविड के बाद ऑलरेडी प्रेशर है। तो यहाँ पर ये दो तीन पॉइंट और हाईलाइट करते हैं कि एक हमारा जो क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने बात करी है कि हमारी कंट्री में डॉक्टर्स को भगवान की तरफ माना जाता है, और भगवान से कोई गलती की आशा नहीं होती है उसके शारीरिक रूप में। तो यहाँ पर उन्होंने ये पॉइंट रखा है, और वो ट्रू भी है। उसके चलते कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक का गुस्सा डॉक्टर के ऊपर टूट जाता है, जिससे कि सिचुएशंस बिगड़ जाती हैं। बट अगेन, ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है दैट वी नीड डिस्कस, बट यहाँ पर इसकी बात करी गई है कि ये जो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि मेंटल प्रेशर किस तरह माउंट होता है, और उसकी वजह से क्या फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये हमें स्टडी करने की ज़रूरत है। हमारी कंट्री में अभी भी
जो मेंटल बीमारियां हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनको लेकर सेंसिटिविटी नहीं है, उन्हें एक पागलपन की कैटेगरी में ही हमेशा रखा जाता है, बी इट एनी वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, देखिए एक्सप्लेन सेक्शन में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आई है। हम आज एडिटोरियल से चलकर एक्सप्लेन सेक्शन को डिस्कशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑफ्सपा एंड नॉर्थ ईस्ट की बात करी गई है। अब क्या हुआ है कि ऑफ्सपा को हटाया गया है किन किन स्टेट से, पूरी तरह नहीं, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में, आसाम, नागालैंड एंड मणिपुर। ठीक है, अब इसमें बात करी गई है कि वाई द डिसीजन सिग्निफिकेंट, वाई द डिसीजन इज सिग्निफिकेंट। देखिए ये ऐसी सीरीज है जिसकी वजह से ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ती जा रही है, काफी अच्छा नॉलेज कंटेंट प्रेजेंट होता है इस समय इंडियन एक्सप्रेस में। सो अगर आप चाहते हैं मूव करना तो आप द हिंदू से मूव कर सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस पे, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द डिसीजन, ये डिसीजन क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों इतना महत्वपूर्ण डिसीजन है ये। ठीक है, पहली बात तो यहाँ बात करी गई है कि ये जो ऑफ्पा लगाया जाता है, ये ऑफ्पा लगाया जाता है गवर्नर ऑफ द स्टेट के रिकमेंडेशन पे केंद्र सरकार को, अंडर द सेक्शन 3। अगर वो डिस्टर्ब्ड बोल दें, अगर उस स्टेट के किसी एक डिस्ट्रिक्ट को या पूरे स्टेट को, वहां पर लगाया जाता है। और नॉर्थ ईस्ट में करीब करीब पिछले 60 सालों से ऑफ्पा लगा हुआ है। ओके, अभी जो ये सब हो जाने के बाद ऑफ्पा आपका कुछ कुछ करीब इन 3 स्टेट में तो है ही, कुछ कुछ पार्ट में है, पूरी तरह नहीं हटा है, अरुणाचल प्रदेश एंड JNK। तो टोटल आपके पास 5 स्टेट है जहां अभी भी ऑफ्पा इन ऑपरेशन है। अब बात आती है कि आफ्टर बीइंग इन फोर्स फॉर सो मेनी ईयर्स व्हाई इट हैज बीन विड्रॉन नाउ। अब इसे क्यों हटाया जा रहा है 60 साल तक अगर लगा रहा है। देखिए अब यहाँ पर बात करी जा रही है कि कुछ सिचुएशंस चेंज हुई हैं इस वजह से। पहली बात करी गई है ओवर द 2 डिकेड्स, पिछले 20 सालों, पिछले 2 दशक यानी कि 20 सालों में नॉर्थ ईस्ट में कुछ इंसर्जेंसी में काफी रिडक्शन हुआ है। इंसर्जेंसी मतलब हुआ कि एक तरीके से आंतरिक उत्पात। ओके, इंसर्जेंसीज में काफी रिडक्शन देखने को मिला। ठीक है, कुछ कुछ इंसर्जेंसी 60 साल पुरानी है और गवर्नमेंट, ये करंट रिजीम जो है ये काफी अच्छे से डायलॉग में है कई सारे जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं उनके साथ, और कई उनके साथ जो इनका डिस्कशन है वो भी काफी एडवांस स्टेज में है। एडवांस स्टेज का मतलब हुआ कि वो एक फ्रूटफुलनेस की तरफ आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने SCN आइजैक मुओवा का बात करी है, नागा नागा नेशनल पुलिस पॉलिटिकल ग्रुप्स की बात करी है। ठीक है, ये नागालैंड में है दोनों ग्रुप। उसके बाद मणिपुर में इन्होंने बोला कि इंसर्जेंसी एंड एज वेल एज हैवी मिलिटराइजेशन जो था वो भी डिक्लाइन हुआ है 2012 के बाद। क्यों? क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के मुद्दे पर एक CBI जांच बैठा ली और उस पर कुछ सब्सटेंशियल इंक्वायरी भी हुई है, अच्छा रिजल्ट भी आया है, उसके चलते वहां पर मणिपुर में भी इसकी गिरावट देखी गई। देन नागालैंड में बात करी गई कि 14 विलेजर्स को मार दिया गया था इसके तहत, तब से वहां भी एक तरीके से पब्लिक मूवमेंट है ऑफ्पा रिपील के लिए। अब बोला जा रहा है कि ऑफ्पा को नॉर्थ ईस्ट में लगाया ही क्यों गया। ओके, तो अभी आपको आंसर मिल गया है कि ऑफ्पा क्यों सिग्निफिकेंट है, क्या प्रोसेस है ऑफ्पा लगने का, दूसरा क्यों ऑफ्पा नॉर्थ ईस्ट में हटाया गया है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्यों लगाया गया था। तो पहले बोला कि नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था 1950 में। ओके, उसके बाद नागा नेशनल काउंसिल बनी। अब पहले तो वो शांतिपूर्वक थे, बट वहां पर क्या हुआ कि जो आपकी पुलिस थी, आसाम पुलिस ने वहां पर क्या किया, फोर्स का यूज किया। ठीक है, उसके चलते ये पूरा एक मूवमेंट में तब्दील हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑफ्पा की एक रिक्वेस्ट रखी गई पार्लियामेंट में, एक तरीके से वहां पर पास किया गया ऑफ्पा, और ये फिर पूरे स्टेट में इसको लगा दिया गया। ठीक है, ये हुआ नागालैंड की बात। अब उसके बाद बात करी जा रही है मणिपुर में। मणिपुर में भी क्या हुआ, नागा डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सेनापति, तेमलोंग एंड उखरूल। ओके, यहाँ पर उसी हवा को देखते हुए 1958 में फिर यहाँ भी एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में मीजो इंसर्जेंट मूवमेंट एक्टिव हुआ। मीती डोमिनेटेड कम्युनिटी इम्फाल वैली में, वहां पर आर्म्ड इंसर्जेंसी हुई, उसके चलते फिर इसको 1979 में यहाँ भी लगा दिया गया। तो सबसे पहले ये लगा कहाँ, सबसे पहले ये लगा नागालैंड में, देन उसके बाद मणिपुर में, उसके बाद आपका ये ओके ओके सबसे पहले आपका आसाम, देन मणिपुर, देन सॉरी आसाम, देन नागालैंड, देन मणिपुर। ओके, इस तरह ये लगा है। अब उसके बाद बोला जा रहा है व्हाट हैज मेड ऑफ्पा अनपॉपुलर अमंग द पीपल। क्या हुआ कि यहाँ पर जिस तरह के राइट दिए जाते हैं उससे काफी यहाँ पर एक डर का माहौल क्रिएट होता है, और इसके चलते यहाँ पर बोला गया कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, फेक एनकाउंटर, इन सबको चलते काफी खराब माहौल रहा है। इस वजह से ऑफ्पा की इमेज अच्छी नहीं। ठीक है, बिना किसी को किसी भी वारंट के अरेस्ट कर लेना और प्रेमिसेस को चेक कर लेना, तो ये सब के चलते काफी पावर्स रहती हैं, तो जैसे वहां पर अनपॉपुलर है ये। एनी देयर चेक्स एंड बैलेंसेस,
यहाँ पर बात ये होती है कि पहली बात तो है कि जब किसी के ऊपर भी फायरिंग ओपन करने से पहले एक वार्निंग देनी चाहिए। अगर वार्निंग में वो सरेंडर कर सकता है तो 24 घंटे के अंदर उसको पुलिस थाने में देना चाहिए। फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कि जो डीएम ऑफिस है, उसके साथ सिंक में काम करना है इनको। इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह डिफेंस फोर्सेस काम नहीं कर सकती हैं। ओके। हैव एलिजेड एक्सेसिव इन्वेस्टिगेशन टेकन एक्शन। अब यहाँ पर बात बोली गई है कि वो जो एक सीबीआई इंक्वायरी बैठा ली गई थी, उसके चलते कई सारे लोगों पर केसेस भी हुआ, और एक केस जो था वो आसाम राइफल्स और मणिपुर कमांडोज के ऊपर हुआ। हालांकि पैरामिलिट्री फोर्स है, इसलिए केंद्र सरकार ने इस चीज की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया, उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं हो सकती है। व्हाट अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू रिपील ऑफ्पा और रिड्यूस इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन इन द पास्ट। इन्होंने कई सारी कमिटीज की बात करी है। एक सुप्रीम कोर्ट की 2004 में कमेटी बटी थी, जस्टिस जीवन रेड्डी। उसके बाद आपका सेकेंड एआरसी ने भी इस चीज को बोला। फिर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने भी इसको बोला कि अगर हटाना नहीं है तो इसको अमेंड करो। व्हाट पोजीशन है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी पब्लिक मूवमेंट हुए। बेसिकली पब्लिक मूवमेंट का ही नतीजा है कि ऑफ्पा रिपील हुआ है। और आफ्टर वोटिंग द नागालैंड असेंबली ने भी पास किया कि फॉर द फर्स्ट टाइम रिपील ऑफ ऑस्पा। फिर उसके बाद तीनों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, नागालैंड, मणिपुर एंड मेघालय, हैव डिमांडेड रिपील। ठीक है, इन्होंने रिपील मांग करी, तो अब ये जाके चीजें चेंज हुई हैं। ठीक है, आसाम, नागालैंड एंड मणिपुर। ठीक है, तो ये था। अब यहाँ पर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आई है, जीनोम एडिटिंग एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम जीएम टेक्नोलॉजी। देखिए, जीनोम एडिटिंग में क्या होता है कि जीनोम एडिटिंग में आपका जो करंट है उसमें कोई फॉरेन बॉडी को या कोई फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। और जो जीएम टेक्नोलॉजी है, ओके, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की, उसमें आपका क्या होता है कि कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल आपके जीन में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। और यहाँ पर इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। एसडीएन 123 की बात करी गई है। एसडीएन 1 और 2 रिलेटिवली सेम ही होते हैं, बस जो वो प्रॉपर्टी चेंज ला रहे हैं उसकी बात करी जा रही है, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात करी गई है। और ये एडिटिंग जो होती है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है। इस पर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, ये हो गया। अब हमारा अगला आर्टिकल है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ पैक्ट हुआ है। देखिए, मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर इन कोलंबो, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग के साथ काम होगा। यहाँ पर मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर इन कोलंबो, इसकी स्थापना होगी। अभी एक तरीके से इन्होंने श्रीलंका के साथ जो जो सिग्नेचर किया उसमें इन्होंने हम्बन टोटा तक में जगह ले ली है। वहाँ पर ये लोग काम करेंगे। तो इंडियन चाइना की जो राइवलरी थी काफ़ी समय से, वो अभी भी है, बट इंडिया अब एक एज गेन कर रहा है क्योंकि वो श्रीलंकन लैंड पे एक्सेस पा गया है। और इंडियन ओशन रीजन में जो स्मगलिंग और एंटी टेररिज्म को लेकर दोनों लोग साथ में काम करेंगे। उसके बाद बात होती है कि एमआरसीसी, जिसकी बात करेगी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर इन कोलंबो, ये यूनाइटेड नेशंस के आईएमओ का पार्ट है। इसमें क्या है कि जब कभी भी रिक्वायरमेंट आती है जहां पर इंटरनेशनल मूवमेंट होना, तो कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, कुछ भी होगा, तो एक तरीके से ये कंट्रीज फर्स्ट रिस्पॉन्डर होंगी और वो इसी रूट का यूज करेंगी। उसी रूट पर नजर रखने के लिए इंडिया ने एक तरीके से ये मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर खोला है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हेल्प मिलेगी। और उसके बाद इंडिया ने 6 मिलियन का ग्रांट भी इनको बढ़ाया है, जिसके थ्रू ये एस्टेब्लिश होगा एमआरसीसी, और उसका एक सब सेंटर होगा हम्बन टोटा पे। ओके, ये रही। और एमआरसीसी विल बी एबल टू शेयर रियल टाइम इंफॉर्मेशन विद इंडियन काउंटर पार्ट्स। ठीक है, इनको उस पूरे एरिया की गतिविधियों की जानकारी रियल टाइम में मिलती रहेगी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सागर के तहत इस चीज को किया जा रहा है। सागर था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, जिसमें आपको पता होगा इंडियन ओशन की डेफिनेशन नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी कर दी थी। तो ये एक तरीके से एक डिफरेंट सिनेरियो, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर यही बात हुई कि इन सब के चलते एक श्रीलंका और इंडिया के बीच में कोऑर्डिनेशन, काफ़ी बुरे समय में उनकी इंडिया मदद कर रहा है, और उसके चलते इंडिया और उनके बीच में कोऑपरेशन भी काफ़ी बढ़ा है। ठीक है, अब बात आती है हाउ डज प्रोविडेंट फंड। देखिए, ये काफ़ी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको मैं बता दूं, ये ईपीएफओ जो है, अभी तक जितनी भी और गवर्नमेंट की जो सेविंग्स स्कीम है, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, नेशनल सेविंग स्कीम, इन सब के चलते सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा था, बट उसने अभी अपना इंटरेस्ट रेट 8.5 से 8.1 स्लैश कर दिया है। ठीक है, इसमें कुछ अमाउंट जो है ऑलरेडी जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं वो अपना अमाउंट कुछ डालते हैं, कुछ उनका जो एम्प्लॉई है वो डालता है, और उसके बाद कुछ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है। इस तरह पूरा चलता है। यहाँ पर ईपीएफओ का एक रीज़न है ये रेट कम करने का। उन्होंने बोला है क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी इनके बड़े कॉर्पस जो भी पैसा एक्यूमुलेट होता है इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा शेयर मार्केट में लगाया जाता है, शेयर में खरीदते हैं। तो मार्केट वोलेटाइल होने की वजह से, इस वजह से अभी उस रेट को कम किया गया है और पैसा सेफ रखने की टेंडेंसी की तरफ मूव किया है ईपीएफओ ने, मुकाबले अभी पैसा ग्रो करने के लिए। तो अभी अपना कैपिटल को सेव करेंगे, ग्रो आने वाले समय जब फिजिबल होगा तो कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, यही है आज के आर्टिकल में। आई होप आपको लेसन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।